हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज आपके जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर है आपकी जीव जगत। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, जिसके अंदर सजीव आएंगे सारे, जिसके अंदर आपके प्लांट्स वाला पार्ट भी आता है, एनिमल्स भी आते हैं, तो उन सब को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया था, उनको अलग अलग बांटा गया था कि जिससे हमें पता चल पाएगी हम अगर उनका अध्ययन करें तो वो अध्ययन है वो आसानी से कर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया था, पौधों को, जंतुओं को अलग अलग बांट दिया था। और अलग अलग बांटने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बताया हुआ है कि सजीव और निर्जीव की पहचान कैसे की। जीव आपको पता है सजीव होते हैं, और सजीवों से अलग जो होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि सजीव और निर्जीव में हम अंतर किस आधार पर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा गुण है जो उन्हें अलग अलग करता है, जिस गुण के कारण हम बता सकते हैं कि हाँ ये है, ये सजीव है और ये है निर्जीव है। तो इस आधार पर कई गुणों की तुलना की गई थी। देखते हैं हम कंटिन्यू, सबसे पहले कौन सा गुण लिया गया, उसमें बाद में कौन सा लिया गया, और अंत में किस गुण के द्वारा ये प्रूफ हुआ कि हाँ ये गुण है तो वो सजीव है और ये गुण नहीं है तो वो निर्जीव है। तो देखते हैं हम अभी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये पता लगाया कि वृद्धि को लिया गया। सबसे पहला जो कारक लिया गया वो था वृद्धि, ग्रोथ। देखिए, वृद्धि या ग्रोथ के आधार पर पता लगाया कि क्या ये सजीव है या निर्जीव है। तो देखा गया कि वृद्धि, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बोला कि हाँ वो ऐसा बोल दो कि जिसमें वृद्धि होती है वो सजीव है, जिसमें वृद्धि नहीं होती है वो निर्जीव है। लेकिन इस सिद्धांत को सही नहीं बता पाया, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में होती है। देखिए कैसे होती है वृद्धि सजीवों और निर्जीवों में। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम लेते हैं कि जैसे जैसे हमारी वृद्धि होती है, मान लीजिए मनुष्य के बारे में लेते हैं, तो मनुष्य में या हमारे अंदर जैसे जैसे वृद्धि होती है, हमारी वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे ऊपर कुछ निक्षेपण होता है, जमता जाता है और हमारी मोटाई बढ़ती जाती है, उसको हम वृद्धि नहीं बोलते हैं। वृद्धि हमारे आंतरिक शरीर से होती है, जिसमें अंग है वो विकसित होते हैं, उनके साइज बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, और उन वो आंतरिक रूप से जो विकसित भी होता है। तो यानी सजीवों के अंदर जो वृद्धि होती है वो अंदर से होती है, जबकि निर्जीवों के अंदर होती है वो बाहर से होती है। देखिए, सजीव एक कोई भी, मान लो आपने कोई जंतु ले लिया या पौधा ले लिया, उसके अंदर वृद्धि कैसे होगी, आंतरिक रूप से, यानी उसकी शरीर का जो विकास हो रहा है कंटिन्यू, तो वो वृद्धि किस प्रकार हो रही है, आंतरिक रूप से हो रही है, यानी जैसे शरीर का विकास। लेकिन निर्जीवों के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो निर्जीव है, जैसे आप देखिए जैसे मिट्टी का एक पूरा गुब्बार है या मिट्टी का पूरा ढेला है, तो उसके ऊपर क्या होगा, कंटिन्यू फिर मिट्टी जमती जाएगी, तो उस पर वृद्धि होती जाएगी, यानी उस पर अन्य पदार्थों का निक्षेपण होने से, जमाव होने से उस पर वृद्धि हो रही है। यानी वृद्धि किस में होती है, इनमें वृद्धि होती है बाहरी रूप से होती है, जबकि जो सजीव होते हैं उनके अंदर वृद्धि होती है वो आंतरिक रूप से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, जिनमें वृद्धि है वो आंतरिक रूप से होती है वो होता है सजीव, जिनमें वृद्धि बाहरी रूप से होती है वो होता है निर्जीव। लेकिन दोनों के अंदर वृद्धि तो होती है कि नहीं होती, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सजीवों में वृद्धि होती है निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है, ये गलत है।
हमें यही बताना पड़ेगा कि वृद्धि होती है वो सजीवों में भी होती है, निर्जीवों में भी होती है। हाँ, आगे ये ऑप्शन है कि सजीवों के अंदर आंतरिक रूप से वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में बाहरी निक्षेपण से है वो वृद्धि होती है। तो वृद्धि को हम सजीव और निर्जीव में विभिन्नता के आधार नहीं मान सकते। ऐसा नहीं बोल सकते सजीव में वृद्धि होगी निर्जीव में नहीं होगी, क्योंकि वृद्धि है वो दोनों में होती है। तो वृद्धि के द्वारा हम सजीव और निर्जीव का पृथक्करण नहीं कर सकते। तो देखिए ये पॉइंट आप उतारिए, फिर मैं लिखवाती हूँ जो पॉइंट है आपके बुक में। वृद्धि का जो गलत रिजेक्ट कर दिया गया इसको, उसका क्या कारण है, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम वृद्धि वाला कारक। तो देखिए इसका पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, तो क्या पॉइंट ध्यान रखना है, वृद्धि को सजीवों का अभिलक्षण नहीं माना जा सकता। वृद्धि को सजीवों का अभिलक्षण नहीं माना जा सकता, क्योंकि वृद्धि सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी होती है। इसको पॉइंट को नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखा गया जनन। जनन के लिए माना गया कि जो सजीव होते हैं वो जनन करते हैं और निर्जीव होते हैं वो जनन नहीं करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि हाँ, जनन को ही आधार मान लो सजीवों और निर्जीवों का। जो जनन कर रहा है मतलब वो सजीव है, जो जनन नहीं कर रहा है वो निर्जीव है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि जो निर्जीव है वो जनन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी ऐसे होते हैं सजीवों के अंदर जो सजीव होते हुए भी जनन नहीं करते हैं। तो हम जनन को भी जीवों का अभिलक्षण नहीं मान सकते, क्योंकि निर्जीव तो बिल्कुल सही है कि जनन नहीं करेंगे, लेकिन अगर सजीव का गुण जनन करना होता तो सारे सजीव जनन करने चाहिए थे। लेकिन कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनसे एक तो खच्चर, बंदे, कामगार, मक्खी, अनुर्वर मानव युगल, ये ऐसे सजीव है जो जनन नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि जो जनन नहीं करते हैं वो निर्जीव है, जो जनन करते हैं वो सजीव है। तो कुछ हद तक ये बात सही होगी कि निर्जीव होंगे वो जनन नहीं करेंगे, लेकिन सारे सजीव भी जनन नहीं करते हैं। तो इसलिए जनन को जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं मान सकते, क्योंकि अगर सजीवों का गुण होता जनन करना तो ये भी तो सजीव है, ये भी तो जनन करने चाहिए थे। लेकिन खच्चर देखिए, गद्दे और घोड़ा, गद्दा और घोड़ा की जो संकरण प्रजाति बनाई गई थी वो कैसी थी, खच्चर। जो ज्यादा विकास था इसके अंदर काम करने के लिए, ये जो जानवर था ये बहुत ज्यादा उपयोगी था, बहुत मेहनती था, यानी कठिन परिश्रम कर सकता था। तो गद्दा और घोड़ा का जो संकृत रूप है वो क्या कहलाता है, खच्चर। लेकिन ये खच्चर आगे संकरण नहीं कर सकता, जनन नहीं कर सकता, आगे पीढ़ी को नहीं बढ़ा सकता। उसी प्रकार बंदे, कामगार, मक्खी, आप देखते हो कि मधुमक्खी होती है ना, उसके अंदर दो होती है, एक होती है नर और एक होती है रानी। जो रानी होती है सिर्फ वही जनन करती है, एक होती है नर, एक होती है मादा रानी और एक होती है श्रमिक। तो ये वाली कैसी है, श्रमिक है। जो नर मक्खी होती है और जो मादा, जो रानी मक्खी होती है वही जनन करती है, लेकिन जो श्रमिक मक्खी होती है
वो जनन नहीं करती है, तो वो सजीव है फिर भी वो जनन नहीं करती है। उसी प्रकार कुछ मानव होते हैं, उनको अनुर्वर मानव युगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसे मानव है जिनके अंदर जनन का गुण है वो नहीं पाया जाता है। तो अगर जनन सजीवों का गुण होता तो इनको भी जनन करना चाहिए था। हाँ, निर्जीव तो जनन नहीं करते हैं, लेकिन सारे सजीव भी जनन नहीं करते हैं, इसलिए जनन को जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना जा सकता। तो देखिए इसमें पॉइंट लिखा जाएगा। तो देखिए, जनन को भी जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना जा सकता, क्योंकि निर्जीव तो जनन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सजीव भी है वो जनन नहीं करेंगे। वो कौन कौन से? एक तो खच्चर, एक श्रमिक या बंध्य कामगार मक्खी, और अनुर्वर मानव युगल, वे सजीव जो जनन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जनन को जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं मान सकते। वृद्धि को भी नहीं मान सकते, क्योंकि वृद्धि तो दोनों में होती है। और जनन को क्यों नहीं मानते? क्योंकि जनन निर्जीवों में तो नहीं होता है, सजीवों में होना चाहिए, लेकिन सारे सजीवों में भी जनन नहीं होता है, इसलिए जनन को भी जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं मान सकते। तो इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट उपापचय के आधार पर। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर जीवों का अगला जो लक्षण लिया गया था वो था उपापचय। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो उन्होंने देखा कि क्या सजीव और निर्जीवों में उपापचय अभिलाक्षणिक है? तो ये बिल्कुल है कि जो निर्जीव होगा उसके अंदर कोई उपापचयी क्रिया नहीं होगी, जबकि सजीवों के अंदर उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है। जितने भी सजीव होंगे वो सब भोजन का पाचन करेंगे, उपापचय करेंगे, एनर्जी प्राप्त करेंगे, लेकिन निर्जीवों में ऐसा गुण नहीं होता है। आप देख लो, निर्जीव यानी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, क्या इनके अंदर कोई उपापचयी प्रक्रिया होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो निर्जीव है, उनके अंदर उपापचय का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि सजीवों में उपापचय का गुण पाया जाता है। तो उपापचय को जीवों का अभिलाक्षणिक गुण माना गया। तो आया आपको पॉइंट समझ में? जो उपापचय क्रियाएं होती है वो सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती, इसलिए उपापचय को जीवों का अभिलाक्षणिक गुण माना जा सकता है। यानी जिसमें उपापचय होगा, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होगी, वो तो क्या आपके सजीव है, और जिसमें ये अभिक्रिया नहीं होगी, उपापचय नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होगी, वो क्या है? निर्जीव है। तो उपापचय को जीवों का अभिलाक्षणिक गुण माना गया। नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक जो अभिक्रिया और थी, संवेदना, उसको जीवों का एक और विशिष्ट लक्षण माना गया। तो देखिए नेक्स्ट, संवेदना। तो देखिए संवेदना क्या होती है? किसी भी बाहरी अभिक्रियाओं के विरुद्ध उद्दीपन होना, उद्दीपित होना जीव द्वारा। यानी जैसे एक कोई जंतु खड़ा है और एक कोई मिट्टी, पत्थर, ढेला है, तो अगर उनमें से सामने से कोई अगर आपने रिएक्शन दी, तो जो जंतु है वो उसके प्रति आपके प्रतिक्रिया दर्शाएगा। वो उसको पता चलेगा कि हाँ उसने कुछ बोला है, कुछ कहा है, कोई भी रिएक्शन किए, तो उसकी प्रतिक्रिया देगा जंतु। क्या मिट्टी पत्थर का ढेला कुछ प्रतिक्रिया देगा? नहीं देगा। हम अगर जोर से बोलेंगे तो जो जंतु है वो डर जाएगा, भाग भी सकता है, लेकिन जो मिट्टी पत्थर है उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उनके अंदर कोई संवेदना नहीं होती है। तो संवेदना किनके अंदर होती है? सजीवों के अंदर होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। तो इसलिए बोला गया कि उपापचयी क्रियाओं की तुलना में भी अगर संवेदना को देखा जाए ना, तो वो ज्यादा बेटर लक्षण हो सकता है, सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है वो ज्यादा हो सकता है।
तो संवेदना को सजीवों का महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण है वो माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वातावरणीय क्रियाओं के प्रति सजीवों के द्वारा प्रतिक्रिया होती है, निर्जीवों के द्वारा नहीं होगी। और जो ये उपापचय की तुलना में संवेदना है जो ज्यादा बेटर लक्षण है जो सजीवों का है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने गुण पढ़े सजीवों के कौन से ऐसा लक्षण है जो सजीव और निर्जीव में अंतर बताए। पहला हमने पढ़ा वृद्धि, वो नहीं हो सकता, जनन भी नहीं हो सकता। तीसरा हमने पढ़ा उपापचय हो सकता है, और सबसे बेटर कौन सा है? संवेदना। ठीक है, तो ये सजीव और निर्जीव को अंतर स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण थे। इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट हम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं जो पॉइंट आता है आपके जीव जगत में विविधता। अब हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे कि पौधा अलग है, जंतु अलग है, जंतु में भी कई प्रकार के जंतु है, पौधों में भी कई प्रकार के पौधे हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो भी सजीव है उनका अलग अलग बांट दो, उनका अलग अलग वर्गीकरण कर दो। और वर्गीकरण करने के लिए इन्होंने क्या किया था? किसी एक पद्धति दी थी जिसका नाम था नाम पद्धति। नाम पद्धति यानी वह पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव को पहचाना जाए, उसको क्या बोला जाता है? नाम पद्धति। और जो जीवों के नाम दिए गए थे वो दो शाखाओं के द्वारा दिए गए थे, एक था ICBN और एक था ICZN। ICBN की फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN था इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो ICBN था वो प्लांट्स के नाम देने के लिए था, पौधों की नाम पद्धति देने के लिए था। जबकि जो ICZN था वो जंतुओं के नाम देने के लिए था। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म है ICBN की। और ICZN का क्या था? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। ICBM फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये थी पौधों की नाम देने के लिए, पादपों की नाम पद्धति प्लांट्स के लिए, जबकि ये थी जंतुओं का नाम देने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। वर्गीकरण की जो नाम पद्धति दी गई थी वो किस आधार पर थी? जंतुओं की थी ICZN के आधार पर, और पौधों की थी ICBN के आधार पर। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और ICBN था इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कौन सी वर्गीकरण की पद्धति किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। उन्होंने वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दी थी। दो नाम होते हैं, उन्होंने बोला कि किसी भी नाम के दो घटक होंगे, एक होगा वंश का नाम और दूसरा होगा जाति का नाम। तो देखिए नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के द्वारा वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दी गई थी, यानी प्रत्येक नाम के क्या होते हैं? दो घटक होते हैं, जिसमें एक होगा वंश नाम और एक होता जाति संकेत पद।
द्विनाम पद्धति का तात्पर्य है। तो प्रत्येक नाम के दो घटक कौन कौन से होंगे, एक होगा वंश नाम और दूसरा होगा जाति संकेत पद। तो आपको ध्यान रखना, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक नाम के दो घटक होंगे, एक होगा वंश नाम और दूसरा होगा जाति संकेत पद। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे देखते हैं वर्गीकरण में जो ये द्विनाम पद्धति, इसमें वंश नाम और जाति संकेत पद दिए गए थे। तो इस पद्धति को लिखने के लिए नियम क्या क्या थे, तो देखिए इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम लिखे गए थे किसी जाति के, वो किसी भी स्पीसीज के, तो वो किस प्रकार लिखे गए थे। कोई भी जीव है उसका जब नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखा गया तो कैसा लिखा गया, तो देखिए जो द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम लिखे जाते हैं, मतलब किसी भी जीव का अगर आप नाम लिखोगे तो वो दो सोपान में होगा। पहले आएगा वंश नाम और फिर आएगा जाति संकेत पद। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण बताती हूँ, आम का वैज्ञानिक नाम लिखकर मेंजीफेरा इंडिका होता है आम का वैज्ञानिक नाम। आम का ये होता है मेंजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम। अब देखिए इसको लिखने के लिए क्या क्या रूल है, तो मैं इस पहले नाम को लिख के बताती हूँ आपके सामने। देखिए ये मैंने नाम लिख दिया है। इसमें पहला रूल क्या है कि नाम के दो घटक होंगे, जो पहला होगा वो होगा वंश नाम और दूसरा होगा जाति संकेत पद। यानी पहला रूल है वो है पहला घटक वंश नाम, जबकि दूसरा घटक जाति संकेत पद होता है। यानी जब आप नाम लिखोगे, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखोगे, तो उसमें दो पद होंगे, पहला होगा वो वंश नाम होगा और दूसरा होगा जाति संकेत पद। यानी इसमें जो दो घटक है उसमें मेंजीफेरा है वो वंश को आपके जो मेंजीफेरा है वो वंश को बता रहा है, और जो इंडिका है वो किसको बता रहा है, जाति को बता रहा है। तो देखिए नेक्स्ट, ये है वंश नाम और ये क्या है, जाति। पहला रूल तो ये हो गया। फिर दूसरा रूल क्या है, देखिए दूसरा नियम ये बताया गया कि जब आप द्विनाम पद्धति में किसी का नाम लिखोगे तो आपको थोड़ा सा अक्षरों को तिरछा रखना है। मतलब नाम है वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, तो ध्यान रखना। मैंने ये जो नाम लिखा था इसको थोड़ा सा मैंने तिरछा करके लिखा था। तो देखिए नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, अर्थात किस भाषा में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। इसमें क्या ध्यान रखना, पहला घटक होगा वो वंश नाम होगा और दूसरा घटक होगा वो जाति संकेत पद होगा, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। फिर दूसरा क्या है कि नाम है वो तिरछे लिखे जाने चाहिए, थोड़ा सा तिरछा लिखना चाहिए। और तिरछा लिखना मतलब कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में लिखने जानी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं हम। तीसरा जो नियम है वो ये कहता है कि दोनों शब्दों को आप अलग अलग रेखांकित करो। यानी हम इनको साथ में नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते मेंजीफेरा इंडिका, दोनों को एक साथ रेखांकित करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यानी दोनों शब्दों को हमें अलग अलग रेखांकित करना पड़ेगा। वंश नाम को अलग रेखांकित करो और जाति संकेत पद को अलग रेखांकित करो। ये आपके कहता है तीसरा नियम। फिर जो आपके चौथा नियम वो क्या बोलता है कि आपने मेंजीफेरा और इंडिका नाम लिख दिया, ये वंश नाम है, ये जाति संकेत पद है। तो जो वंश नाम का पहला वर्ड है वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल या बड़ा होना चाहिए। जबकि जो जाति संकेत का पहला वर्ड है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी वंश नाम का पहला शब्द है वो, पहला वर्ड है वो बड़ा होना चाहिए, जबकि जाति संकेत का जो पहला वर्ड है वो छोटा होना चाहिए।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, वंश नाम कैसा होना चाहिए, पहला शब्द है वो बड़ा होना चाहिए, जबकि जाति संकेत का पहला शब्द है वो छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए मेंजीफेरा में एम को मैंने कैपिटल लिखा है और आई इंडिका में आई को मैंने क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। तो जो कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण के नामों की लिखने के लिए जो द्विनाम पद्धति दी थी, उसके 4 नियम आपको ध्यान रखना है। पहला नियम क्या है, पहला घटक वंश नाम होना चाहिए, जबकि दूसरा घटक क्या होना चाहिए, जाति संकेत पद। दूसरा रूल क्या कहता है कि नामों को तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए, यानी उनको लैटिन भाषा में लिखना चाहिए। तीसरा नियम कहता है कि दोनों शब्दों को आप अलग अलग रेखांकित और हिंदी में नहीं कर सकते या अंडरलाइन कर सकते हैं हम इस प्रकार, तो दोनों नामों को आप अलग अलग रेखांकित करो, तीसरा रूल ये कहता है। और चौथा रूल कहता है कि वंश नाम का पहला शब्द है वो कैपिटल होना चाहिए इंग्लिश में लिखते टाइम, और हिंदी और जो जाति संकेत पद है उसका पहला वर्ड है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, जो नियम है उनको समझ के याद कर लेना कि द्विनाम वर्गीकरण पद्धति है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई, और कैरोलस लीनियस ने इसको किस आधार पर बताया, 4 रूल कौन कौन से दिए थे। तो देखिए जो ये आपके दूसरा लाइन बनी हुई है, ये एज इट इज आपके आरपीएमटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से देखिए बताती हूं मैं, राजस्थान प्री मेडिकल जो टेस्ट था उसके अंदर क्या क्वेश्चन आया कि जो द्विनाम पद्धति में नामों को लिखा जाता है वो किस भाषा के अंदर लिखा जाता है। उसमें ऑप्शन था लैटिन, इटैलिक, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, वो सारे ऑप्शन थे। तो ध्यान रखना लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और थोड़े से कैसे लिखे जाने चाहिए, तिरछे। तो ये जो चारों लाइन है एनसीईआरटी की एज इट इज आपके मेडिकल के एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना कि कौन से शब्द को बड़ा रखना है, कौन से को छोटा रखना है। एक बार आपके एआईपीएमटी में भी ये क्वेश्चन आया था, उसने क्या किया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, एक में एम को छोटा किया था, एक में एम को बड़ा किया था, एक के अंदर आई को बड़ा किया था, एक के अंदर दोनों को बड़े कर दिए थे। तो इस प्रकार का ऑप्शन था। तो ध्यान रखना, हम नाम देख के पता कर सकते हैं कि अगर पहले नाम का बड़ा वर्ड है जो बड़ा है तो वो सही है, और दूसरे का जो है वो पहला छोटा होना चाहिए, तो वो नाम है वो करेक्ट है। ये बड़ा और ये छोटा दोनों को अलग अलग लिखा हुआ होना चाहिए, अगर साथ में मिक्स करके लिख दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल चारों जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। और इस वर्गीकरण की जो शाखा थी इसके अनुसार जो नाम लिखने के हैं वो 4 आपके सूत्र दिए गए थे, 4 नियम दिए गए थे। वो 4 नियम कौन कौन से, एक बार वापस रिवाइज, पहला वंश नाम, और दूसरा जाति संकेत पद, दूसरा नियम था उनको तिरछे अक्षरों में लिखो, लैटिन भाषा में लिखो, तीसरा था इनको जो अलग अलग रेखांकित करना चाहिए, और चौथा आपके क्या था, पहला वंश नाम का लेटर है वो बड़ा होना चाहिए और जाति संकेत पद है वो छोटा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही थी हमारी क्लास, ये टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट किया था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक की आगे के पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।